नमस्कार दोस्तों। इथिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अच्छे लेसन की कड़ी में आज का लेसन पढ़ने वाले हैं। और आप अपने सिलेबस के हिसाब से ये देखते रहना कि हमारा सिलेबस अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। और मैं पूरे पॉइंट जो अपने इथिक्स के सिलेबस में मेंशन है उनका सही टाइम पर आराम से हम सिलेबस को कर लेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि बहुत जल्द हम इसको इनको कर लें, क्योंकि देखो एक तो इसमें ये है कि जो इस साल प्रीलिम्स दे रहा है तो अभी मेंस का ये जो लेसन है देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने प्रीलिम्स के बाद में इथिक्स के लेसन देख लेना। और जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले एस्पिरेंट है उनके लिए तो ये लेसन बहुत अच्छे हैं कि उनको किस प्रकार अपनी मेंस की तैयारी भी साथ साथ कर लेनी चाहिए। और मेरा ये मानना भी है कि आप मतलब जैसे 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हो तो 2022 के लिए आपको ये करना है कि दिसंबर 21 तक या जनवरी 22 तक आपको अपना मेंस का सिलेबस लगभग ख़त्म कर लेना है। चारों आपके जीएस के सब्जेक्ट हो गए, ऐसे राइटिंग हो गई और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया। तो उस कड़ी में ये बहुत ही शानदार लेसन आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाले हैं, क्योंकि आपको वो पढ़ा रहा है जो खुद 4 बार एग्ज़ाम में बैठ चुका है, 3 बार एग्ज़ाम मेन से एग्ज़ाम क्रैक भी कर चुका है। तो पढ़ो उनसे जिनको अनुभव हो, जो आपको बता सके किस प्रकार एग्ज़ाम में क्या करना होता है। तो उसी कड़ी में आज का हमारा लेसन शुरू होने वाला है। और इससे पहले जो 12 लेसन हो चुके हैं टू दी पॉइंट सिलेबस के हिसाब से मेरी कोशिश है कि हम बोरिंग तरीके से इनको नहीं पढ़ें, बिल्कुल संक्षिप्त एकदम, जैसा होता है ना कि हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़े और मैक्सिमम मार्क्स आए। तो ये मेरी स्टडी स्वयं की स्ट्रेटजी यही है। जैसे मुझे नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना है, ठीक है, तो मेरी यही रणनीति है कि मैं किस प्रकार अपना पूरा सिलेबस शॉर्ट में मतलब कहने का मतलब है कि 2-3 रजिस्टर में, जैसे चारू जीएस का और निबंध का मेरे पास 2-3 रजिस्टर में मेरे नोट्स हो और उनको मैं बार बार रिवाइज करूँ। यानी कहने का मतलब है ज़्यादा पढ़ने की बजाय जो कम मेरे पास नोट्स हैं उनको मैं बार बार रिवाइज करूँगा। और यही मेरी रणनीति है और आने वाले समय में यही मेरी सफलता का सबसे प्रमुख आधार होगा कि मैंने ज़्यादा रिसोर्सेज फॉलो नहीं किए। जो मैंने एक जो भी एक सिंपल एक रिसोर्सेज फॉलो करके उनके नोट्स संक्षिप्त कर लिए और उन्हीं को बार बार रिवाइज किया। यही मेंस में यही होता है कि 3 बार मुझे इंटरव्यू कॉल हुआ हिंदी माध्यम से और अब बहुत अच्छे मार्क्स हिंदी माध्यम में मुझे मिले हैं। तो उसकी वजह यही है कि मैं कम रिसोर्सेज फॉलो करता हूँ, जो काम की चीज़ें हैं वही पढ़ता हूँ। आपको भी यही कोशिश करनी है। चलिए आज का टॉपिक जो है पढ़ते हैं। ये 13वां लेसन है। इससे पहले 12 लेसन हो चुके हैं। तो आप ये कोशिश करना कि प्लेलिस्ट में जो इथिक्स की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है अपने चैनल पर, आप कोशिश करना कि उसमें शुरू के लेसन ज़रूर देख लो। कि जैसे आप ये डायरेक्ट ये लेसन देख रहे हो तो उससे पहले आप 12 लेसन ज़रूर देखना। और प्लेलिस्ट को मैं यहाँ पे आई बटन में या लास्ट में इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप ज़रूर देखना। ऐसे राइटिंग की भी आपको लेसन ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि मैंने शानदार लेसन ऑलरेडी बना दिए हैं। एक लेसन और लेकर आएंगे जिन पर जो न्यू एस्पिरेंट है जिनको 2022 एग्ज़ाम देनी है उनके लिए एक अच्छी सी अप्रोच क्या होनी चाहिए इसी समय ऐसे राइटिंग को लेकर, ठीक है। तो एक अच्छा लेसन आने वाले समय में 1-2 दिन में या आपकी डिमांड हुई तो बहुत जल्द बनाने वाले हैं, क्योंकि ऐसे राइटिंग में आप लोगों को मालूम है मुझे 157 मार्क्स प्राप्त हुए। आप जानते हो 157 मार्क्स 250 में से 157 मार्क्स कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, आपकी रैंक में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो ऐसे राइटिंग में 120 प्लस 130 प्लस लाना बहुत ही फिर एक एक नंबर मतलब बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे तो 4 बार बहुत अच्छे मार्क्स आए मेंस में ऐसे के पेपर में। तो उसके ऑलरेडी मैं 12 लेसन बना चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर वो भी देख सकते हो, या यहाँ पे एंड स्क्रीन जब लास्ट में लेसन समाप्त होगा उसके एंड में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना मतलब आपका टाइम खराब किए और मेरा खुद का समय भी खराब किए। छोटे से रूप में इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये टॉपिक क्या है, ये अपना है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मतलब इथिक्स का क्या रोल हो सकता है, या जो भी फंडिंग के जो मुद्दे हैं ना उनमें इथिक्स का क्या रोल है। कभी आपने सुना ना इंटरनेशनल इथिक्स, इसमें ये मुद्दे शामिल होते हैं। जैसे सिंपली तौर पर हम देखें तो इसमें कौन से मुद्दे आते हैं। जैसे आप आजकल जानते हो कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, वैश्विक तापन की समस्या देखी जा रही है। और इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण ये हो रहा है कि जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जो द्वीपीय राष्ट्र उनके सामने एक चुनौती है कि भविष्य में कहीं न कहीं उनके डूबने का खतरा है। तो वहाँ से फिर माइग्रेशन की समस्या आएगी। तो क्या संपूर्ण जो अन्य विश्व है, जैसे हम विकसित राष्ट्रों की बात बात करें, इनकी वजह से, क्योंकि आप जानते हो विकसित राष्ट्रों के जो लोग हैं या विकसित राष्ट्र जो है बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं। तो कहने का मतलब है इन घटनाओं के पीछे प्रमुख रूप से जिम्मेदार कौन है और इनका प्रभाव उन राष्ट्रों को उठाना पड़ेगा जो इनके लिए जिम्मेदारी नहीं है। गरीब राष्ट्र हो गए, द्वीपीय राष्ट्र हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय एथिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, तो इसीलिए पढ़ते हैं कि जो मुद्दे होते हैं जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण जो माइग्रेशन होगा तो सभी राष्ट्रों को उन देशों का सहयोग करना होगा जो इन संभावित खतरों से जूझने वाले हैं।
ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा हम जानते हैं कई बार युद्ध होता है या कई बार संकट की समस्या आती है, आपदा प्रबंधन की समस्या आती है, उस दौरान भी माइग्रेशन होता है। तो कई देश माइग्रेशन को लेकर अपनी पॉलिसी बनाते हैं कि कुछ देश के नागरिकों को अपने देशों में आने देते हैं, कुछ लोगों को नहीं आने देते हैं। ऐसे बहुत सारे इसमें इशूज़ है। इसके अलावा युद्ध युद्ध वगैरह होता है, तो युद्ध क्या ठीक है या नहीं होना चाहिए? ऐसे इसमें बहुत सारे इश्यूज़ आ सकते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि जैसे महासागरों पर राज की बातें होती है कि जैसे चाइना की बात करें, चाइना दक्षिण चीन सागर या हिंद महासागर पर मतलब एक तरह से कब्जा करने की कोशिश करता है। तो कहीं न कहीं बहुत सारे से यहाँ पे नैतिक मुद्दे आते हैं। वैसे इनको आईआर वगैरह में तो हम अलग वे में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ेंगे ना उसमें एथिकल जो इश्यूज़ हैं, उनको जोड़कर पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ी-सी एथिक्स में जो शब्दावली यहाँ पर होगी अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की, वो अलग टाइप की होगी, हमारी एथिक्स शब्दावली होगी। उसमें उसके एग्ज़ाम्पल भी हमारे कैसे होंगे, नैतिकता को लेकर होंगे। जैसे ऐसा क्वेश्चन शायद लास्ट ईयर आया या उससे पहले आया था कि जैसे म्यांमार के जो रोहिंग्या मतलब लोग हैं, क्या उनको मतलब पड़ोसी राष्ट्रों के द्वारा या भारत के द्वारा या बांग्लादेश के द्वारा उनको शरण दिया जाना चाहिए? ऐसे काफ़ी मतलब एथिकल इश्यूज इसमें उठे थे। भारत पर भी कई जो आलोचक है ये आरोप लगाते हैं कि आप दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको तो आप इजीली उनको प्रवास कर अपने देश में आने देते हो, जबकि मतलब एक विशेष धर्म या ऐसे काफ़ी मुद्दे उठ सकते हैं। तो इनमें अपने को बात करनी है, एथिकल इश्यूज पर बात करनी है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हमारे देश की विदेश नीति क्या है। हमारे देश का एक ढाँचा है, मतलब सरकार सरकार की एक पॉलिसी होती है, विदेश नीति होती है, हमारे राष्ट्र हित होते हैं, जैसे नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ा हो गया हमारा, सिक्योरिटी, सुरक्षा हो गई। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही आपको डिसीजन लेना है। ऐसे ही मतलब ये नहीं बोल देना भावुक होके कि ये होना, वो ना। आपको सबसे पहले हमारी विदेश नीति वगैरह इन इन चीज़ों का भी नॉलेज होना चाहिए। हमारे देश की क्या पॉलिसी वर्तमान में चल रही है, वर्तमान सरकार की विदेश नीति क्या है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपको अपने एथिकल आइडियाज़ को प्रेज़ेंट करना है। जैसे एक क्वेश्चन इसमें अभी बन सकता है कि क्या पाकिस्तान को भी भारत को कोविड-19 जैसी वाली मतलब जो अभी टीका बना है वो देना चाहिए? तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें अपनी राय दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो आप जो फ़ील करते हो कि आपकी एक ओपिनियन है, मतलब लेकिन ओपिनियन ध्यान रखना, आपकी ओपिनियन तार्किक होनी चाहिए। आपके पास जो भी बोल रहे हो स्टेटमेंट उसके पक्ष में अच्छे तर्क होने चाहिए। तो ऐसे मुद्दे इसमें आ सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एथिक्स के पेपर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों व निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दों को क्यों शामिल किया गया है। तो ये आपका सिलेबस है, आप अपने सिलेबस को देखते रहना। जो भी मैं लेसन बना रहा हूँ, आप अपने सिलेबस को अपनी स्टडी टेबल पे रखना। जो लेसन हम पढ़ चुके हैं, उन टॉपिक को क्या करना, हाइलाइट कर लेना, ताकि आपको ये पता रहे कि आपके सिलेबस के कौन से टॉपिक छूटे हुए हैं। वैसे मैं पूरे टॉपिक अभी 5-7 दिन में पूरे करवा दूंगा। इथिक्स का पूरा सिलेबस आपका 5-7 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो बाद में जो टॉपिक कोई छूट गया हो, तो जैसे मेरे से कोई टॉपिक मिस गया हो, तो आप कमेंट में बताना कि सर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया है, उसको भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ओवरव्यू परिचय हो गया, जो मैंने बता दिया है, जितने भी बातें अभी हमने की है, ये तो होगी अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की बातें। तो अब हम पढ़ते हैं। जैसे जब भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम पढ़ते हैं तो कुछ विचारधाराओं को लेकर पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने आईआर में पढ़ा होगा यथार्थवाद या रियलिज्म। यथार्थवाद का मतलब क्या होता है? यथार्थवाद का मतलब सिंपल सा ये होता है कि यथार्थवादी विचारधारा को जो पसंद करते हैं, जो लोग पसंद करते हैं या जो देश पसंद करते हैं, वो क्या बोलते हैं इसमें। आप एक मोर्गेंथाउ नाम के विद्वान है, वो क्या कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है। यहाँ पे संघर्ष भूतकाल में था, वर्तमान में, आगे भी रहेगा। इसलिए जो प्रत्येक राष्ट्र है ना, उसको अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, नहीं कि किसी दूसरे राष्ट्र पर। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जैसे इंडिया के साथ अच्छे देश जैसे यूएस वगैरह, इनका रिलेशन अच्छा हो रहा है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि सब अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ये कौन कहता है? यथार्थवाद सिद्धांत बोलता है ये, ठीक है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की बात जब हम बात करेंगे, तो कहने का मतलब यथार्थवाद तो ये बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप सिंपल सी ये बात है कि सबसे पहले अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करो। जैसे यहाँ पे हम रोहिंग्या वाला मामला लाते हैं, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये बोलो ना कि हमारे राष्ट्रीय हित क्या कहते हैं, हमारी सबसे बड़ा क्या है, सुरक्षा है, और हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात आती है। तो जो भी हमें रिपोर्ट मिल रही थी, जहाँ से भी हम लग रहा था कि यदि हम रोहिंग्या को देश में संरक्षण, उनको मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं, शरण देते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा हित वगैरह है उनको प्रभावित होगी। तो सरकार ने फैसला ये लिया कि हम नहीं दे सकते, सिंपल सी बात है। और ये अच्छा डिसीजन है, मतलब ऐसे ही आपको इन मुद्दों पे बात करनी है, ठीक है। तो इसमें और कौन से मुद्दे हैं? जैसे इसमें ये मुद्दे हैं कि विदेश नीति का प्रमुख आधार क्या होता है? राष्ट्रीय हित होते हैं। कौन बोलता है? यथार्थवाद की नामक की जो विचारधारा है, या इस विचारधारा के जो लोग हैं वो बोलते हैं, ठीक है। वैसे विदेश नीति चलती भी ऐसे ही, आप जानते हो। इसमें प्रमुख हित कौन से हो गए? हमारी सुरक्षा हो गई, एकता हो गई, अखंडता हो गई, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति, ये मोर्गेनथाउ का वाक्य है, अंतर्राष्ट्रीय आईआर में चलता है, लेकिन यहाँ पे भी आप चाहो तो यूज में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए नैतिकता इस विचारधारा के अनुकूल नहीं है, आप समझ गए होंगे। सिंपल सा ये है, यथार्थवादी ये मान के चलता है कि अपने कंधे मजबूत करो भाई। जब भी समस्या आएगी तो खुद जब जब तक नहीं संभलोगे ना, तो दूसरा कोई मदद नहीं करने वाला है। या दूसरा मदद भी करेगा तो अपने हित को ध्यान में रख कर करेगा, ठीक है। आप जानते हो पहले भी ऐसा होता है। तो ये विचारधारा बहुत ही सिंपल, आप समझ गए होंगे। जब भी अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता वाले आप क्वेश्चन
नो का आंसर देते हो, तो इस विचारधारा को आप उपयोग में ले सकते हो, क्योंकि यथार्थवादी विचारधारा ऐसा कहती है और ये सही विचारधारा। आप एक सोच के देखो इन चीज़ों पर, है ना। चाहे आप अपने पर्सनल जो रिलेशन उनके साथ जोड़ के देख लो, चाहे देशों के रिलेशन को देख लो, ठीक है। एक विचारधारा है आदर्शवादी विचारधारा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर चलती है। आदर्शवादी विचारधारा शांति पर विश्वास करती है कि नहीं यार, शक्ति संघर्ष अपनी जगह है। ये बिल्कुल यथार्थवाद की विपरीत है। ये बोलती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या है कि जो भी संबंध टिके हुए हैं ना, वो शांति से टिके हुए हैं, प्रेम से, भाईचारे से टिके हुए हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है यूएनओ। यूएनओ की जितने भी कार्यक्रम आप देखना, उसमें शांति, सद्भावना, प्रेम की बातें होती हैं। तो आप इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हो, यूएनओ दे सकते हो। ठीक है, ये क्या करता है यहाँ पे, शांति व सहयोग पर बल देता है। ये कॉमन हित की बात करता है। ठीक है, यूएनओ उसकी संस्था है जो इस विचारधारा पर कार्य करती है। और ये बिल्कुल क्या है, आप कह सकते हो कि यथार्थवाद के बिल्कुल विपरीत है। और गांधीवादी विचारधारा भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है, या इसका बेस क्या हो सकता है, गांधीवाद हो सकता है। अगली विचारधारा क्या है, विश्व नगरवाद, कोस्मोपोलिटिस, हाँ इसको कोस्मोपोलिटिशियन बोलते हैं वैसे तो, विश्व नगरवाद। ठीक है, और ये हो गया विश्व नगर की धारणा, जिसमें किसी एक देश के निर्णय सभी देशों को प्रभावित करते हैं। आजकल आप जानते हो कि भूमंडलीकरण का ज़माना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम जानते हैं कि आज पूरा विश्व क्या बन गया है, एक मतलब गांव बन गया है, या मतलब समा गया है, एक दूसरे के साथ बहुत आसानी से जुड़ गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के मुद्दे निश्चित रूप से इस हिसाब से होते हैं कि किसी एक देश के डिसीजन आप जानते हो कि अन्य देशों को भी इम्पेक्ट में डालते हैं, उनके अन्य प्रभाव भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रभाव क्या होगा, वैश्विक दृष्टिकोण के हिसाब से डिसीजन लेने होंगे। ठीक है, विश्व नगरवाद की ये धारणा होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, जीवन दृष्टिकोण की समानता। इसमें क्या होता है, आप जीवन दृष्टिकोण समानता में बता सकते हो कि विश्व के सभी नागरिकों को समान महत्व है। राष्ट्रवादी व संरक्षणवादी विचारधारा के विरुद्ध होती है। आप जानते हो कि आजकल जैसे अमेरिका में, जैसे ट्रम्प के समय क्या हुआ था, संरक्षणवादी रवैया वहाँ पे ज़्यादा अपनाया गया था। अमेरिका कहता है कि अभी हम दूसरे अन्य देशों को उतना महत्व नहीं देंगे, या दूसरे देशों के जो नागरिक यहाँ पे आते हैं, कुछ देशों को उन्होंने प्रतिबंध भी लगाया था। संरक्षणवादी रवैया ये होती है कि अपने अपने को ज़्यादा महत्व रखना, और एक तरह से वैश्वीकरण के विरुद्ध होता है। लेकिन राष्ट्रीय जीवन दृष्टिकोण क्या होता है, जो हमारा है ना, वसुदेव कुटुंबकम की जो उदाहरण है उसके नज़दीक होता है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्या है, विचारधारा मार्क्सवादी। मार्क्सवादी क्या राष्ट्रवाद की मतलब राष्ट्रवादी निरर्थक है, ऐसा कौन मानते हैं, मार्क्सवादी मानते हैं। और आप जानते हो कि मार्क्सवाद सिद्धांत मूलतः संघर्ष व गरीब अमीर के बीच में चलने वाले जो भी होता है संघर्ष, इसकी बातें करता है। आप जानते हो ये मार्क्सवाद बोलता है कि पूंजीवादी या पूंजीवाद राष्ट्र हमेशा जो गरीब राष्ट्र है उनका शोषण करता रहता है। तो इसका हिसाब से आप बता सकते हो। एक दो विचारधारा और है, जैसे गांधीवादी विचारधारा, जो कि अहिंसा, वैश्विक शांति, निशस्त्रीकरण पर बल देती है। तो ये विचारधारा है, तो आप इनको अपने का आंसर में अप्लाइड कर सकते हो। सिंपल सी बात है। नहीं भी करो तो कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा वजन रहेगा आपकी बात में, जो भी इन चीज़ों पर आप बात करते हो। जैसा आपका जो दृष्टिकोण जिस विचारधारा के साथ मिलता है, या आपको लगता है सजेशन में ऐसा बोलना चाहिए मुझे, तो आप उस विचारधारा को अपने आंसर में डाल सकते हो। ठीक है, जानना चाहिए। वैसे आईआर में ये सभी काम आती है, जितनी भी विचारधाराएं आईआर में आती है काम में। तो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से संबंधित कौन से मुद्दे होते हैं, जैसे कि विश्व की साझा संपत्ति व प्रबंधन व विनियमन। एग्जाम्पल के लिए आप बात कर सकते हो, जैसे आर्कटिक की बात करते हैं। तो ये कहते हैं विकसित राष्ट्र या आर्कटिक के आसपास वाले जो कंट्रीज है कि संसाधनों का कब्जा हमारा ही होना चाहिए यहाँ पर। जबकि एक्चुअल में क्या बात है, एक्चुअल में सही तो बात है कि आर्कटिक हो या अंटार्कटिका हो या ओशियन हो या स्काई हो, सब पर किसका राज होता है, सब कॉमन साझा संपत्ति है, तो सभी का राज है, सभी देशों की संपत्ति है। तो आप अकेले एकाधिकार नहीं कर सकते हो। तो ऐसे मुद्दे जब आते हैं ना, तो इनमें अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की बातें उठती है कि यार, मतलब कुछ राष्ट्र अपने हितों के लिए इन चीज़ों को मतलब अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये क्या होता है, ये सभी के लिए है। मतलब सभी के लिए एक तरह से मुफ्त आवागमन की सुविधा प्रदान करते हैं, संसाधनों पर सभी का अधिकार होता है। अंतरिक्ष कूटनीति भी इसी का पार्ट है कि अंतरिक्ष में ऐसा थोड़ी ना है किसी एक राष्ट्र का कब्जा होगा, या आप उपग्रह छोड़ते हो, या अन्य कोई मतलब आपका प्रशिक्षण या परीक्षण करते हो, रिसर्च करते हो, तो केवल एक राष्ट्र का वहाँ पे कब्जा नहीं है। ठीक है, ऐसी बातों में अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के मुद्दे उठते हैं। इसके अलावा पर्यावरणीय संकट और जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दे। अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि जैसे मालदीव या अन्य जो द्वीपीय राष्ट्र है, उनको कहीं न कहीं 2050 या उसके बाद में डूबने का खतरा सता रहा है। तो ये जब वहाँ से माइग्रेशन की समस्या आएगी, यानी जलवायु प्रेरित जो माइग्रेशन होगा, तो कहीं न कहीं अन्य जो राष्ट्र हैं, उनको कहीं न कहीं उन देशों को संरक्षण प्रदान करना पड़ेगा। वहाँ के नागरिकों को अपने देशों में जगह देनी पड़ेगी, या उनको शरण देनी पड़ेगी। तो ये मुद्दे उठते हैं। ठीक है। कई बार ये होता है कि जैसे भारत का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि जब चीन और तिब्बत का जो भी युद्ध हुआ, या चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, तो वहाँ की जो आप जानते हो कि बौद्ध धर्म या तिब्बती जो शरणार्थी है, उनको भारत ने एक तरह से संरक्षण और शरण प्रदान की। आज भी वो तिब्बती शरणार्थी हम जानते हैं कि हिमाचल, लद्दाख वगैरह या अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पे आज भी रह रहे हैं। तो ये भारत की कितनी अच्छी मतलब ऐसी पॉलिसी है। तो जब भी आपको लगता है कि जैसे रोहिंग्या वाले मामले में भारत का स्टैंड अलग है, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल भी हमारे जो राष्ट्रीय हित है
सुरक्षा उस या एकता अखंडता उससे समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो देश बर्बाद हो जाएगा फिर। तो आपका डिसीजन कैसा होना चाहिए? एकदम रेशनल होना चाहिए, यानी एक तार्किक बेस होना चाहिए। आप जब जैसे शरणार्थियों की, रोहिंग्या वाले की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से आप यहाँ बोलो कि नहीं, यहाँ से हमारे जो सुरक्षा से संबंधित मुद्दे थे उनको लेकर कहीं न कहीं समस्या थी, इसलिए भारत सरकार का अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन है। और दूसरी बात ये कर सकते हो कि हम यहाँ पे अल्पसंख्यक के साथ में ऐसा कुछ भेदभाव नहीं कर रहे हैं। इतिहास में हमने जब-जब ऐसे मौके हैं तो आगे बढ़ के लोगों की सहायता की। आप एग्ज़ाम्पल दे दो, क्या तिब्बत के शरणार्थियों को हम ये दे रहे हैं, नेपाल से हम उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, या भूटान को भी देखना, या तमिल जो लोग हैं उनको भी काफ़ी हमने सपोर्ट किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोल रहे हैं। हमारा मामला सबसे पहले प्रमुख दायरा क्या है? कोई धर्म नहीं, कोई और व्यक्ति नहीं। हमारा सबसे प्रमुख क्या, राष्ट्रीय इंटरेस्ट, हमारी सुरक्षा, एकता, अखंडता, इनको सबसे ऊपर हमें रखना है। इनके साथ हम समझौता नहीं कर सकते। तो आपने एक अच्छा सा एग्ज़ाम्पल दे दिया। ऐसे करने हैं क्वेश्चन, आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसके अलावा इसमें और मुद्दे हैं, जैसे पेरिस जलवायु समझौता, ये देश जैसे विकसित राष्ट्र अमेरिका वगैरह, लास्ट ईयर हम आपने देखा ट्रम्प क्या बोलते थे कि ऐसे मुद्दों को हम सीरियसली नहीं लेते हैं, पेरिस जलवायु से अमेरिका पीछे भी हट रहा था। तो ये मुद्दे कहीं न कहीं ये है कि विकसित राष्ट्रों का खामियाजा गरीब राष्ट्र या द्वीपीय राष्ट्र भुगतेंगे, तो इन पर आप बात कर सकते हो। ठीक है, अच्छी बातें कर सकते हो, एग्ज़ाम्पल आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा क्या हो सकता है कि जैसे आपके एसडीजी लक्ष्य हैं, ठीक है, उनको आप बता सकते हो, बहुत सारे अच्छे मुद्दे उसमें शामिल है। आप जानते हो ग्लेशियर, ये मुद्दा हम एग्जाम्पल देके बात कर चुके हैं। जीवों के संरक्षण, द्वीपीय राष्ट्रों के डूबने का खतरा, ये सब एग्जाम्पल के रूप में आप बताना है आपको कि ये अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के मुद्दे, या इसमें से सिंपल सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उठेगा, उस पर एक क्वेश्चन आ जाएगा। वो आप टॉपिक देखना, ये टॉपिक इसी से आएगा। जैसे रोहिंग्या वाला मुद्दा वाला क्वेश्चन आ गया, तो आप जानना इसी से आया। या आने वाले समय में ये आ जाएगा जलवायु प्रेरित माइग्रेशन का, इथिक्स वाले क्वेश्चन में। तो आपकी थोड़ा यहाँ पे रखना कि आपकी जीएस की तरह नहीं लिखना है, यहाँ पे थोड़ा एथिकल मुद्दों पर आपको बात करनी है, ठीक है? एथिकल आपके एग्जाम्पल होने चाहिए। एकदम सपाट नहीं लिखना जीएस की तरह, जीएस के अन्य 2-3 पेपर है ना हमारे, उसकी तरह नहीं लिखना। आपको लिखना है यहाँ पे एथिकल इश्यूज पर बात करते हुए। इसके अलावा इसमें बात उठती है विकास बनाम इन्वायरमेंट की बात उठती है, ये भी अच्छा रहता है। आप जानते हो कि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ है, इस चीज़ों को लेकर काफ़ी मतलब पीछे हट जाती है कई बार, जो अंतर्राष्ट्रीय जैसे जलवायु परिवर्तन वाले मुद्दे हो गए इनसे, तो वहाँ पे भी इन्वायरमेंट को लेकर, इश्यूज़ को लेकर ये बातें चलती रहती है। इसके अलावा कई बार निःशस्त्रीकरण को लेकर, या आप जानते हो जैसे न्यूक्लियर को लेकर बातें होती है, ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या न्यूक्लियर आज वर्तमान समय में कहीं न कहीं मानव सभ्यता के लिए खतरा है, या कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के खिलाफ है? तो आप इन चीज़ों पर बातें कर सकते हो, भारत का एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी कैसी है, ठीक है? भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी में बताया गया है कि हम नो फर्स्ट यूज़, हम पहले यूज़ नहीं करने वाले हैं, और जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है हमारे, वो हमारे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? कृषि के लिए हो गए, स्वास्थ्य के लिए हो गए, बाकी एनर्जी के लिए हो गए। आप बता सकते हो उसमें, बिल्कुल आपके पास अच्छे तर्क होने चाहिए बताने के लिए। तो आप बता सकते हो भारत की तो एक निःशस्त्रीकरण की अच्छी पॉलिसी है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों में विश्वास करता है। आप ऐसे एग्जाम्पल देना इसमें। इसके अलावा मानवाधिकार वाले मुद्दे तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जानते हो जैसे सीरिया, अफ़गानिस्तान, मिडल ईस्ट के अंदर काफ़ी संघर्ष की घटनाएँ हुई है, और कई राष्ट्रों ने उनको, जो शरणार्थी है, उनको काफ़ी मतलब सहयोग भी किया है। आप एग्ज़ाम्पल देना मध्य एशिया वाले। इसके अलावा रोहिंग्या वाला भी देना, जैसे मतलब रोहिंग्या वालों को जैसे भारत ने काफ़ी सपोर्ट किया है। वैसे भारत ने यहाँ पे शरण तो नहीं दी, क्योंकि वो हमारे मतलब नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ था, लेकिन हमने सपोर्ट काफ़ी किया। हमने मेडिसिन उनको उपलब्ध कराई है, उनके लिए भोजन, पानी, जो भी हम मदद कर सकते थे। बांग्लादेश सरकार को भी, कि भारत सरकार ने रोहिंग्याओं का प्रबंधन करने के लिए काफ़ी मतलब सहायता की है। तो भारत की ये बातें बताओ ना आपकी, एक तरफ हम उनको शरण तो नहीं दे सकते, काफ़ी इश्यूज़ उनको लेकर है, लेकिन दूसरी तरफ हम जो मानव अधिकार, यानी मानव के जो अधिकार होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको हेल्प कर रहे हैं हम, वो बता सकते हो आप। जैसे नकारात्मक उदाहरण कई बार आता है कि विदेशी सरकारों द्वारा भारत में एनजीओ को, अच्छा इसमें ये भी अच्छा पॉइंट है कि भारत में अब आप जानते हो कि बहुत सारे एनजीओ है, जैसे लास्ट ईयर में 2-3 एनजीओ चर्चा में रहे थे, आपको पता हो तो बताना। और एग्जाम में लिखना कि ये एनजीओ क्या कर रहे थे, विदेशी सरकारों के इशारों पर काम कर रहे थे, या उनसे फंडिंग प्राप्त करके कहीं न कहीं हमारी सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे, हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे थे। जैसे एक तो तमिलनाडु में जो कूडानकुलम न्यूक्लियर वाला है, उस वो मामला आ गया था कि वहाँ पे जैसे वो रसिया की सहायता से शायद बन रहा था। अन्य देशों ने क्या किया था कि कुछ स्थानीय लोगों को एनजीओ के माध्यम से भड़काया, और फिर हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है उनके खिलाफ उन्होंने काफ़ी मुद्दे चलाए। तो आप जानते हो कि हाल ही में ऐसे 2-3 एनजीओ को सरकार ने शायद बैन भी किया है ना, वो देश में आ सकते हैं, वो मुद्दे इसमें आपको लिखने हैं। जैसे ये एग्जांपल हो गया, ये भी अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता वाला मामला है कि हमारे जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरे देश हमसे चिढ़ रहे हैं। तो उसके क्या करते हैं कि जो हमारे मतलब शत्रु राष्ट्र है, या मतलब आप डायरेक्टली नाम आपको पता हो कोई राष्ट्र ऐसा कर रहा है तो बता सकते हो, नहीं पता हो तो आप ऐसा लिख सकते हो जो कि
नॉन स्टेट एक्टर है या स्टेट एक्टर इसमें भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, विदेशी सरकार द्वारा भारत में एनजीओ को फंडिंग देकर सरकार व जनता के मध्य विश्वास कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे इसमें शामिल है। बौद्धिक संपदा अधिकार वाला मुद्दा वैसे जीएस 3 के अंदर काफी बड़ा है, वहां से आप पढ़ोगे तो यहाँ पे इजिली इसको जोड़ सकते हो। बौद्धिक संपदा में पेटेंट वगैरह आता है, जैसे विकसित राष्ट्र क्या करते हैं, हमारी जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको पेटेंट करवा लेते हैं, फिर हम ही उन चीज़ों को अच्छे या महंगी चीज़ पर उनको खरीदना पड़ता है। ठीक है, वो बता सकते हो। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा वाला मुद्दा काफ़ी हो सकता है, जैसे कोविड-19 को लेकर काफ़ी मतलब इसमें एग्जाम्पल आपके पास आ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता में यहाँ पे एग्जाम्पल जो आएगा ना कि भारत, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत को अपने शत्रु राष्ट्रों को भी क्या हेल्प करनी चाहिए? क्या भारत को एक वैश्विक लीडर बनने का एक अच्छा मौका है? क्या ऐसा करना चाहिए? जैसे पाकिस्तान का कोई क्वेश्चन आ जाए, पाकिस्तान को जोड़ कर आ जाए या अन्य देशों को जोड़ कर आ जाए कि क्या भारत को पाकिस्तान को भी कोविड-19 जो वैक्सीन बना है क्या देना चाहिए? तो यहाँ पे आपके अच्छे तर्क होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। इसमें हमें कोई नुकसान नहीं। जैसे यदि मेरी राय पूछो तो मैं बताऊंगा कि इसमें कि बिल्कुल दिया जा सकता है। जब अन्य राष्ट्रों को दे रहे हैं तो पाकिस्तान को क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि एक तो इसमें एक खतरा भी है। जैसे पाकिस्तान को यदि हम वैक्सीन नहीं देते हैं और हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी राष्ट्र है और वहाँ से काफ़ी नागरिक इंडिया में आते हैं, तो एक खतरा तो ये रहता है कि हम अपने लोगों को सुरक्षित कैसे कर सकते हैं? जब अपने पड़ोसी राष्ट्रों के जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, या तो उनको रोक कर, या उनको रोक नहीं सकते तो कम से कम ये तो कर सकते हैं ना, पड़ोसी राष्ट्रों को हम हेल्प कर सकते हैं कोविड-19 वैक्सीन देकर। एक तो ये जैसे तर्क हो गया। दूसरा मेरा तर्क है कि पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिलेशन है काफ़ी ख़राब है, हम जानते हैं, लेकिन सुधारना पड़ेगा हमें। भविष्य में दोनों देशों को एक अच्छा संवाद कायम करने के लिए ये अच्छा मौका हो सकता है कि भारत वहाँ के लोगों की सहायता कर रहा है। और तीसरी बात, मानवाधिकार के नाम पे बोलो कि यार मानवाधिकार के हिसाब से देश से दुश्मनी है तो वहाँ के नागरिकों के साथ, तो आम जनता के साथ तो हमारी दुश्मनी नहीं है ना। सभी पाकिस्तानी ये थोड़ी ना भारत से नफरत करते हैं। हमारे ही मतलब एक कह सकते हैं कि प्राचीन सभ्यता के लोग हैं, वो हैं, तो उनकी निश्चित रूप से हेल्प करनी चाहिए यार। एक मानव होने के नाते निश्चित रूप से हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पे आपका ये जो नकारात्मक मनोवृत्ति है ना कि पाकिस्तान बहुत मतलब बेकार राष्ट्र है या वहाँ के लोग गंदे हैं, ये नकारात्मक मनोवृत्ति दोस्तों मत दिखाना एग्जाम में। आप तर्क के साथ बात करना कि हाँ चलो आपके पास ये तर्क है, आपने मतलब क्या लिया, आपने ये स्टैंड लिया कि नहीं पाकिस्तान को नहीं देना, तो आपके पास अच्छे तर्क होने चाहिए, नेगेटिव तर्क नहीं होनी चाहिए। आपकी ऐसे झलकना नहीं चाहिए कि आपकी नकारात्मक मनोवृत्ति है ना, वहाँ पे थोड़े समझने की कोशिश करना। पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको दिखाना है कि जैसे मैंने तर्क दिया कि मेरे पास तर्क है कि पाकिस्तान को क्यों देना चाहिए, तो मैंने बोला कि पाकिस्तान से भी बहुत सारे नागरिक भारत में आते हैं, यदि वहाँ वैक्सीन नहीं देते हैं तो वो नागरिक आगे आने वाले समय में हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते हैं। एक पॉइंट हो गया। दूसरा, मानवाधिकार के नाम पर हम किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। ठीक है, मानव होने के नाते हमें सबकी हेल्प करनी पड़ेगी, चाहे पाकिस्तान हो चाहे विश्व के अन्य देश के नागरिक हो, सब हमारे लिए बराबर है। तीसरा, एक ये बोल सकते हैं कि भारत ना एक विश्व लीडर बनने जा रहा है। ठीक है, एक विश्व लीडर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सभी देशों का वो सहयोग हासिल करे या सभी देशों की हेल्प करे, है ना। तो इसमें भी एक पॉइंट शामिल हो जाएगा। चौथा पॉइंट यदि मैं शामिल करूँ तो अपने जो जो भी मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप्स हैं या आत्मनिर्भर भारत है, लोकल फॉर वोकल, जितनी भी योजनाएं तभी सफल हो पाएगी जब हम विदेश में निर्यात करेंगे, हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा, स्वदेशी तकनीक को ज़्यादा बढ़ावा देंगे। ये कब होगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हम उत्पादन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होगी वैश्विक स्तर पर, तो ये अच्छा मौका हमारे सामने एक विश्व का लीडर बनने का। तो बहुत सारे मेरे पास ऐसे पॉजिटिव वाले एग्जाम्पल है। यदि आपके पास ये है कि आप इसके विपक्ष में लिखना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, आपके पास अच्छे तर्क होने चाहिए, लेकिन बचना है नेगेटिव माइंडसेट से। आपकी जो नकारात्मक मानदंड है या नकारात्मक मनोवर्ती अभिवर्ती एटीट्यूड है ना, उसको मत दिखाना। एग्जाम में बहुत कम नंबर आएंगे। ठीक है, थोड़ी सी अपना नज़रिया संतुलित और पॉजिटिव एनर्जेटिक रखना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कैसे एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आतंकवादी वाली संबंधी मुद्दे आते हैं। आप जानते हो कि आतंकवाद कितनी मानव सभ्यता के लिए या मानव के लिए कितना खतरा है। इन मुद्दों को आप बता सकते हो। बहुत सारे ऐसे मुद्दे आ सकते हैं कि कौन इनको फंडिंग कर रहा है, कौन राष्ट्र इसमें इन्वॉल्व है, कौन नॉन स्टेट एक्टर इसमें शामिल है, या कौन स्टेट एक्टर इसमें शामिल है। बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। अन्य मुद्दों आते हैं या कोई आपको लगता है कहाँ जहाँ मतलब है ना अच्छे डायग्राम की संभावना बनती है, तो ऐसे डायग्राम जरूर बनाना दोस्तों। मेरी ये कोशिश रहती है कि इजिक्स के प्रत्येक क्वेश्चन में एक डायग्राम कैसे जैसे जोड़ जोड़ दूँ ना, उससे अपना एग्जाम में क्या होता है कि अपना जो आंसर है ना अलग नजर आता है, एक इफेक्टिव उसमें आंसर राइटिंग आपकी दिखती है। एग्जामिनर निश्चित रूप से आपको एक आधा नंबर ज़्यादा देगा, और यही चाहिए हमें हर एक क्वेश्चन में, औरों से एक आधा नंबर आपको ज़्यादा चाहिए, आपका सिलेक्शन वही करवाएगा। ठीक है, जैसे इसमें जोड़ दिया भाई। ऐसे मुद्दों में क्या हो सकते हैं, जैसे भारत के वसुदैव कुटुंबकम की भावना हो गई, युद्ध व जलवायु शरणार्थी के प्रति संवेदनशीलता। देखो बहुत अच्छे पॉइंट है। हमें देखो मानव होने के नाते जब 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 ऐसी बातें होगी तो सबसे पहले तो चलो हमें ये बात करनी है कि हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको सुरक्षित करना है। उसके बाद जब आपको लगता है कि आपके नेशनल इंटरेस्ट बिल्कुल सुरक्षित है, आपकी राष्ट्रीय एकता अखंडता सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं, तो फिर आगे स्टेप बढ़कर हम कुछ फैसले ले सकते हैं। वैसे भारत सरकार के फैसले आप देखना लेते आए हैं ऐसे फैसले।
इसके अलावा करुणा और सहानुभूति वाले जैसे मुद्दे इसमें शामिल है, पर्यावरणीय नैतिकता इसमें शामिल है, प्रेम, शांति, अहिंसा, मानवाधिकारों को वरीयता, एसडीजी लक्ष्य वगैरह इसमें शामिल करके आप ऐसे डायग्राम के माध्यम से इनको बता सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि ये लेसन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। जैसे कि हमारे सिलेबस में जो चीज़ें हैं वो ईज़िली बहुत आसान है, इनको आप ज़्यादा टफ बनाने की कोशिश मत करना, ज़्यादा जटिल बनाने की कोशिश मत करना, ज़्यादा सैद्धांतिक बनाने की कोशिश मत करना, जितना हो सके प्रैक्टिकल चीज़ों पर बातें करना। जो चीज़ें प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, उन्हीं चीज़ों पर आप ज़्यादा जोर देना, ठीक है? जैसे इसमें एक मुद्दा और जुड़ा रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय निधि व्यवस्था से जुड़े नैतिक मुद्दे। जैसे क्या होता है कि जैसे विदेशी या बहुराष्ट्रीय स्रोत से प्राप्त धन अंतर्राष्ट्रीय निधि पोषण की श्रेणी में आता है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे होते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय निधि व्यवस्था से जुड़े नैतिक मुद्दे। इसमें क्या होता है, फंडिंग के जो मामले होते हैं कि जैसे अभी हमने लिया कि ऐसे बहुत सारे एनजीओ भारत में काम कर रहे हैं जो विदेश से फंडिंग लेकर भारत के राष्ट्रीय हितों को या अखंडता एकता को नुकसान पहुंचाते हैं, वो मुद्दे भी इसमें आते हैं, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय निधि पोषण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के उद्देश्यों के लिए हो सकता है। ये दोनों साथ ही कई नैतिक मुद्दे जुड़े हुए हैं। ऐसा भी होता है ना, जैसे आप जानते हो कि ऐसे कुछ कुछ राष्ट्र होते हैं ना, जो कि मतलब एक तो ये हो गया कि एनजीओ को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से फंडिंग करते हैं। अब सकारात्मक रूप से जिन एनजीओ को कोई राष्ट्र यदि फंडिंग कर रहा है तो उस देश का अच्छे मतलब डेवलपमेंट की संभावना नजर आती है, लेकिन नेगेटिव तौर पे कर रहा है तो कहीं नहीं कहीं वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होता है, ठीक है? इनमें अन्य मुद्दे भी आ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निधि व्यवस्था में अन्य मुद्दे कैसे आ सकते हैं, तो इसमें एक मुद्दा एग्जाम्पल दे सकते हो कि जैसे कुछ राष्ट्र, जैसे अमेरिका राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में बहुत ज़्यादा रखता है। तो आप जानते हो कि जैसे मिडिल ईस्ट में जो भी युद्ध वगैरह हो रहे हैं ना, तो आप जानते हो कि किस प्रकार अमेरिका किस किन किन पक्षों को हथियार मुहैया करा रहा है या फंडिंग दे रहा है। तो वहाँ भी ऐसे एग्जाम्पल के रूप में मुद्दे आते हैं। जैसे पास्ट 1991 से पहले आप जानते हो कि जो शीत युद्ध का दौर था उसमें किस प्रकार अमेरिका ने मतलब रशिया के खिलाफ कुछ नॉन स्टेट एक्टर को काफ़ी ज़्यादा फंडिंग दी है, तो वो ऐसे मुद्दे भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है? ऐसे मुद्दे आते रहते हैं। इसमें तो कुछ और जानेंगे हम, जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें ये होता है, एक तो 3-4 मुद्दे हम देख सकते हैं, बाकी बहुत सारे इसमें मुद्दे हो सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग वाले में, ठीक है? एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आप जानते हो कि कहीं क्लिनिकल ट्रायल होता है। क्लिनिकल ट्रायल कैसे होता है कि जैसे विकसित देशों की जो अनुसंधान कंपनियाँ होती है, वो विकासशील देश जैसे भारत का एग्जांपल ले लें, वहाँ की कंपनी के साथ साझेदारी करती है। फिर क्या होता है, वो कंपनी जो होती है विकसित राष्ट्र की कंपनी, भारतीय कंपनी में निवेश करती है, दबाव डालती है कि आप अच्छे से मतलब प्रशिक्षण करो या क्लिनिकल ट्रायल करो। क्लिनिकल ट्रायल में आप जानते हो क्या होता है? निदांतिक, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब निदानिक परीक्षण, क्लिनिकल ट्रायल। इसमें ये होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, भारत में कोई दवा बन रही है या कोई वैक्सीन बन रहा है, तो इसके लिए कुछ वॉलंटियर उनको चाहिए ना, तो उनको पैसा भी मिलता है। लेकिन आप जानते हो कि जैसे वो कंपनी किन्हीं व्यक्तियों पर, जैसे किसी इंजेक्शन का, किसी टीके का, किसी दवा का परीक्षण कर रही है उसके शरीर पर, मतलब उनका इस्तेमाल करके, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। तो वहाँ से फिर रिसर्च से पता चलता है कि ये टीका कितना कारगर है या नहीं। लेकिन इसमें एक होता है कि गरीब लोग इसमें ज़्यादा आगे आते हैं, उनको ठीक ठाक थोड़ा सा पैसा मिलता है, थोड़ा सा अपने परिवार को चलाना होता है। लेकिन इसमें एक समस्या ये आती है कि जैसे किसी पर ऐसा परीक्षण किया गया है ना, तो कंपनी उस पर बाद में ध्यान में नहीं देती है। जब ये परीक्षण पूरा हो दिया जाता है तो जो ऐसे लोग होते हैं उनके साथ बाद में बहुत सारी समस्या आती है, बहुत सारी बीमारियां उनके साथ हो सकती है, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो ऐसे मुद्दे जो होते हैं ना, क्या होता है, किस में आते हैं, इसमें आते हैं क्लिनिकल ट्रायल में काफ़ी मुद्दे उठते हैं। आप जानते हो सेरोगेसी वाला मुद्दा भी इसमें आता है कि जो विदेशी लोग हैं भारत में काफ़ी मतलब इन चीज़ों को लेकर आते हैं कि मतलब सेरोगेसी मदर, आप जानते हो कि बच्चा पैदा करने के लिए, तो ऐसे मुद्दे भी इसमें आते हैं, ठीक है? इसके अलावा हथियारों की फंडिंग के लिए मुद्दा आ सकता है। जैसे एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार को हथियार देना नैतिक या अनैतिक हो सकता है, आप जानते हो, अभी अमेरिका वाला हमने एग्जांपल दिया, ठीक है? इसमें एक देश द्वारा दूसरे देश की सरकारों को अस्थिर करने के लिए आतंकवादी व राष्ट्रवादी संगठनों को हथियार व पैसा उपलब्ध कराना, ये सीधे तौर पर अनैतिक है। ऐसे मुद्दे भी आते हैं, आप जानते हो, बहुत अच्छे मुद्दे होते हैं। अभी एक मुद्दा हमने ये मानवाधिकारों हेतु फंडिंग वाला बात कर ली थी पहले। कुछ संस्थाएं वास्तव में मानवाधिकारों के लिए कार्य करती है तथा वह इनका निधि पोषण नैतिक है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ संस्थाएं मानवाधिकारों के नाम पर सरकार व आम जनता के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिश करती है। तो ये हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक बहुत ईज़ी भाषा में मैंने वैसे नोट्स बनाए हैं और आप लोगों को ईज़ी भाषा में ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बिना पैसा खर्च किए आपका एथिक्स का 250 नंबर का पेपर, एक पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा, छोटे-छोटे प्रयासों से। बस ये कोशिश ये करनी है कि आपको ये जैसे ही सिलेबस हो जाए तो सेकंड ईआरसी की जो चौथी रिपोर्ट है शासन में नैतिकता, वो आप पढ़ लेना। एक रिपोर्ट और है यदि समय हो आपके पास, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस वाली जो सेकंड ईआरसी की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आपको कहाँ मिलेगी? आप गूगल टाइप करना सेकंड ईआरसी रिपोर्ट, वहाँ पे सभी रिपोर्ट आ जाएगी। इनमें से आपके काम की 2 रिपोर्ट इथिक्स में आती है, शासन में नैतिकता और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। 12 रिपोर्ट में से केवल 2 रिपोर्ट पढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ। टॉपर्स इनमें से कुछ और पढ़ते हैं, लेकिन अपने लिए 2 ही ठीक है। ये गूगल करना, बार बार ये क्वेश्चन मत करना कि कहाँ मिलेगी, गूगल कर लेना, आपको इजीली हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में वहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है? अब ये क्वेश्चन मत करना सर समरी पढ़िए, फलाना पढ़े। समरी क्यों पढ़ोगे यार, समरी के अंदर कचरा होता है। वैसे भी वो अपने माइंड सेट से समरी डाल रहा है कोई भी जो लिखेगा इसको,
ठीक है, यदि कोई ट्रस्टेबल लगता है कि आपको अच्छी समरी कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है, पढ़ लेना उसको, कोई बात नहीं, पूरी मत पढ़ना फिर। तो ये लेसन यहीं समाप्त होता है, हमारे अच्छे लेसन हो गए हैं। और आशा करता हूँ कि लेसन पसंद आ रहा होगा, और इनको लाइक करना, शेयर करना, अपने हिंदी मीडियम के दोस्त हैं उनके साथ शेयर करो कि अच्छे लेसन अब बनने लगे हैं। अच्छा कंटेंट हमारे पास भी है, अब समय आ गया कि हम भी इंग्लिश मीडियम के बराबर कदम से कदम बढ़ाकर अच्छी पढ़ाई करने लग जाएंगे, और अच्छे आने वाले समय में इसके परिणाम भी नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।